आप लोगों का स्वागत है गणित की इस महत्वपूर्ण क्लास में। क्योंकि आज हम जो है सबसे शुरुआती चैप्टर कक्षा 11 का शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। तो ये सेट थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। आज हम लोग इसी चैप्टर पर पूरी बातचीत करेंगे। और क्वेश्चन जहाँ तक सॉल्व करने की बात है, अगर आप लोगों को समुच्चय सिद्धांत के मूलभूत जो धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी टर्म है, जैसे समुच्चय क्या है, इनका निरूपण कैसे करते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, समुच्चय में कोई संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग होता है कि नहीं होता है, अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग सीख लिए, जान गए, तो निश्चित रूप से आपको फिर जैसे ही आप पहले चैप्टर में जाएंगे तुरंत ही आप पूरा सवाल अपने आप से ही हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए इसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बिना कोई टाइम गंवाए। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, इसमें देखिए आप समुच्चय सिद्धांत में जो सबसे पहली बात आएगी वो क्या आएगी, समुच्चय की आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जो जिसको हम लोग सेट थ्योरी बोलते हैं, समुच्चय सिद्धांत। तो उसमें जो पहला टर्म है हमारा क्या है, समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का सीधा सीधा मतलब, मोटा मोटा मतलब है ग्रुप, समूह या फिर कलेक्शन, संग्रह जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संग्रह। मोटा मोटा मतलब है कि संग्रह, इकट्ठा कर लीजिए वस्तुओं को। और कैसी वस्तुएं हो, सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब क्या, ऐसी वस्तुओं का संग्रह करना है, इकट्ठा करना है जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूं कुछ उदाहरणों से। जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण, बर्तनों का संग्रह। बर्तनों का जब हम कलेक्शन करते हैं, चम्मच, लोटा, ग्लास, थाली, तो बर्तनें तो कहेंगे, उसमें हम केला रख देंगे तो फिर वो बर्तनों का सेट कहाँ रह जाएगा। तो अगर हम बर्तन ही उठाएं तो हम सारी दुनिया कहेगी भाई ये बर्तनों का सेट है ये। ठीक है, वैसे ही अंग्रेजी के जो अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी जेड तक, अगर हम इसको इकट्ठा करें तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों का सेट कह सकते हैं। इस संग्रह को, इस कलेक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजी के अक्षरों का हम सेट कह पाएंगे। सेट कब कहेंगे, दो चीजें हैं इसमें भाई, हर संग्रह सेट होगा, हर संग्रह, हर कलेक्शन सेट नहीं होगा। जवाब यही है इसका। तो कौन से ऐसे संग्रह हैं जो सेट कहे जाएंगे, कौन से ऐसे कलेक्शन है या फिर संग्रह हैं जब हम इकट्ठा करते हैं, कौन सी ऐसी वस्तुओं का संग्रह हमारा सेट होगा और कौन सी वस्तुओं का संग्रह, इकट्ठा मतलब कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो मैंने बता दिया कि बर्तनों का जो संग्रह है वो सेट होगा, अंग्रेजी के जो अक्षर है ए से लेकर जेड तक वो संग्रह हो, ये संग्रह सेट कहलाएगा। तो मैं टिक लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये सेट होगा, ये भी सेट होगा। 11 के विद्यार्थियों का जो समूह बनाएंगे या संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनको कलेक्ट करेंगे, तो वो भी सेट कहा जाएगा। फलों का अगर कोई सेट है, आम, पपीता, ऐसे करके केला, संतरा, सेब, इस तरह से चीज़ें हैं, एप्पल वगैरह सब मान के चलिए, इंग्लिश में बोलिए चाहे हिंदी में, तो वो एक सेट कहलाएंगे, तो उनको हम नाम क्या देंगे, फलों का सेट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सेट है ये, क्योंकि भाई सभी लोग बताएंगे आम पपीता फल ही तो होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेजी के जो भी अक्षर ए से लेकर जेड है, सारी दुनिया बताएगी भाई ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी क्या है, अंग्रेजी के ही अक्षर हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। क्या है, सुपरिभाषित है। मैंने परिभाषा भी लिख दिया है, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं, संग्रह कहते हैं, सॉरी समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बात सामने आएगी। देखिए जो अगला स्टेटमेंट है वो क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाज। तो अगर हम 4-5 लोगों से बात करें जिनको क्रिकेट में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो सबसे पूछे तो सब लोगों का क्या एक ही संग्रह बनेगा, कोई 5 अलग बैट्समैन का संग्रह बना लेगा, किसी की धारणा कुछ और होगी, 5 अच्छे बल्लेबाज, वो अलग तरीके से अपना लिस्ट बनाएंगे, आपको देंगे। तो हम देखेंगे इसमें फिर क्या आ जाएगी, विभिन्नता आ जाएगी, हर व्यक्ति का अपनी अपनी राय होगी, तो राय बदल जाती है, हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जो कलेक्शन आएंगे हम देखेंगे कि वो सर्वमान्य नहीं है, यानी कि वो सुपरिभाषित नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है। इसको देखिए जरा, उसके बाद में ये कलेक्शन नहीं रहेगा, सॉरी, ये विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, भाई ये भी, इसको मैंने बता दिया कि ये सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं। कलेक्शन तो है, वस्तुएं भी रहेंगी, वस्तुओं का मतलब जो भी हमने, चाहे वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं, चाहे किसी आदमियों का संग्रह हो, चाहे किसी बर्तन का हो, चाहे कुछ किसी संख्याओं का संग्रह हो, अगर उसको हम इकट्ठा किए हैं तो मान के चलिए उस संग्रह, वस्तुओं के संग्रह में 2 बातें होंगी, या तो वे सुपरिभाषित होंगी या सुपरिभाषित नहीं होंगी।
यानी कि सर्वमान्य होंगी या तो राय बदलती जाएगी संग्रह इकट्ठा करने में उसी प्रकार के। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। कक्षा 11 के 5 सबसे सुंदर विद्यार्थी, अगर किसी को कह दिया जाए भाई जाओ कक्षा 5 के कक्षा 11 में जाइए, उसमें 5 सबसे सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह बना के लाइए, और 3 लोगों को भेज दिया जाए इस काम के लिए, तो आप क्या देखेंगे? आप यही पाएंगे कि 3 लोगों का जब संग्रह आपके सामने आएगा तो आप पाएंगे तीनों जो वहाँ पे जांचने गए थे, जो परखने गए थे कि कौन सबसे सुंदर है, उन सबकी राय देखिएगा अलग अलग दिखाई पड़ेगी। कोई संग्रह दूसरा बना के लाए, कोई दूसरा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हम इकट्ठा करेंगे कलेक्शन, ये भी हमारा सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 15 के अभाज्य प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे? तो आपको अच्छे से पता है, अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालना जानते हैं 15 का, तो 3 और ये 5 दो ही संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है, जो मल्टीप्लाई करने पर 15 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो 3 और 5 तो दो ही संख्याएं आ रही हैं, दो ही एलिमेंट हैं, तो इनका अगर हम कलेक्शन कर लें, इनको हम संग्रह कर लें, तो भी ये क्या है? सेट है। अगर आप किसी मैथमेटिक्स के जानकार जो भी लोग हैं, जो भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर करना जानते हैं, तो सब लोग बताएंगे भाई दो ही इसके प्राइम फैक्टर हैं, 3 और 5। जब सब लोग बताएंगे तो यही हमारा क्या हो जाता है? सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, यानी कि समूह का मतलब यहाँ पे क्या है? संग्रह को क्या बोलते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि मतलब कि वेल डिफाइंड कब होंगी, तो ये हमारे पास इतने सारे केसेस हैं। बल्कि आप भी आप अपनी बुक में देखिएगा, क्वेश्चन में इसको प्रयास करिएगा कि कौन कौन से कलेक्शन ऐसे होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो आप बड़े इजीली आप जान पाएंगे कि वेल डिफाइंड कब होगा और वेल डिफाइंड कब नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी के अक्षर जान रहे हैं सभी लोग, ए से लेकर जेड तक, साथ साथ में आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं, चूँकि ये सब चीज़ें आप 9th-10th में सीख चुके हैं, जो कि कहाँ शुरू होती है? 1 से 2, 3, तो ऐसे कलेक्शन को भी हम लोग सेट कहते हैं, इसको नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं। ऐसे ही होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इंटीजर हमारा होता है, कहीं जेड कहीं आई से दिखाया गया, अगर जेड से दिखाएंगे तो माइनस वाली सारी संख्याएं होंगी, प्लस वाली होंगी और 0 भी होगा कहीं। पॉजिटिव इंटीजर की बात कही जाएगी तो +1 से शुरू हो जाएगा, +2, +3 ऐसे करके जाएगा। निगेटिव इंटीजर होगा तो -1, -2, -3, उधर माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे करके। -1 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, आप जान ही रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एकदम मैथमेटिक्स में आपको इसको जानने चाहिए निश्चित रूप से। जब आप कक्षा 11 में पढ़ने जा रहे हैं तो रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, जिसको हम R+ से दिखाते हैं, निगेटिव रियल नंबर तो R- से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको मोटी मोटी, ये भी एक प्रकार से सेट हैं। सारे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, पूर्ण संख्याओं का समुच्च। समुच्च का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग किसी चीज़ को इकट्ठा करके बोरे में भर लेते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, अगर हम सेट को निरूपित करें ना, तो पहले संग्रह तो बना लिया हमने। जैसे मान लीजिए हमने अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक छोटे छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, फिर उनको क्या करेंगे? बोरे में नहीं भरेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या जानते हैं? ऐसे उसको लिखते हैं। लिखने का तरीका सीखो। अभी निरूपण जिसको बोलते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे उसको डिनोट करेंगे। तो भाई देखिए ऐसा है, इसको करेंगे क्या, जितने अंग्रेजी के अक्षर रहेंगे ना, इसको अगर हम लिखने जा रहे हैं इसके संग्रह को सेट के फॉर्म में, तो क्या करेंगे? ए के बाद में दूसरे एलिमेंट बी में कॉमा लगा देंगे, फिर सी में, फिर डी में, फिर क्या करेंगे? ई में। तो अभी मैं लिखूंगा, बहुत देर लग जाएगी, आप इसको डाट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा रहता है तो हम लोग डाट करके लास्ट वाला जरूर लिख देते हैं। ठीक है, आखिरी वाला, या जस्ट इसके पहले भी लिख सकते हो, ताकि ये यहाँ डाटा बर्थ का मतलब है कि हमने आगे भी लिखा है EFGH, छूटे कोई नहीं है जेड तक। ठीक है, फिर ये हमने किया, फिर इसको हम लोग करते क्या? मंझला ब्रैकेट, इस तरह से मिडिल ब्रैकेट लगा के देखो ऐसे सजा देंगे, इसको डेकोरेट कर देंगे, यानी पैक कर देंगे, एक तो पैकेट बना दिया हमने इस तरह से। तो A, B, C ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, और फिर इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं, वो भी कैपिटल अक्षर में देंगे अंग्रेजी के। ठीक है, A, B, C, D, E, F कैपिटल अंग्रेजी के, A कह लीजिए, चाहे B कह लीजिए, चाहे C। मैंने मान लीजिए इस सेट को क्या नाम दे दिया है? A नाम दे दिया है। तो ये इसका क्या है? निरूपण करने का तरीका है। और निरूपण करने के दो तरीके हैं। एक क्या है?
प्रॉपर्टी मेथड है, एक कौन सी है, टेबुलर फॉर्म है, सार्डियन विधि है, सीधा सीधा ऐसे सारणी बना के ऐसे टेबल इस तरह से इसको हम बांध दें, इस तरह से मतलब कि ब्रैकेट को बंद कर दें और डिस्टिंक्ट एलिमेंट के बीच में जो कॉमा लगा दें इस तरह से, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सीधा सीधा ये टेबुलर सार्डियन विधि कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी मेथड्स का यही करेंगे, हमेशा ये ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ इन सब को रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक x ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए x है, फिर लिखेंगे यहाँ पर x कुछ ऐसा है कि x इज सच दैट लिखते हैं इसको। ठीक है, x कुछ इस प्रकार का है, मतलब x क्या है, ये सब कुछ है। तो सब कुछ क्या है, ये अंग्रेजी के अक्षर है, तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ x कुछ ऐसा है कि जहाँ x क्या है, अंग्रेजी का एक अक्षर है, कोई एक। तो x a भी बन सकता है, x का चेहरा b भी बन सकता है, x का चेहरा c भी बन सकता है। तो अगर आपने ये बात लिख दी यहाँ पर कि वेयर x क्या है, अंग्रेजी का एक अक्षर है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अभी एक और चीज़ देखिए यहाँ पर, जैसे हमने कोई एक सेट लिया a, ठीक है, सेट a ले लिया और यहाँ पर हमने कह दिया क्या कह दिया, 2 4 6 ऐसे। अब इसको देखिए, इस सेट को देखिए, हमने क्या किया, सम संख्याओं का सेट लिया। सम प्राकृतिक संख्याओं का जब सेट लेंगे तो क्या आएगा, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। तो अगर हमको आगे ना पता हो तो भाई बहुत सारे नंबर हैं, तो इसको अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, जिसमें हम संख्याएं गिन ना पाएं। जिस सेट के अंदर जो संग्रह बने, इतना विशाल संग्रह होगा, उसके अंदर की संख्याओं को हम काउंट ना कर पाए। तो 2 4 6 8 इसके आगे क्या नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, 10 के आगे 12 होगा, 12 के आगे और पता नहीं कितनी संख्याएं इस तरह की सम होंगी। तो इसको बोलते हैं सम संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, इसको तो एक ये रूप है हमारा, और दूसरा जो हमारा है प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, इसको देखिए, चाहे आप a कह लीजिए चाहे इसको b कह लीजिए, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही हम इसको डिनोट करेंगे। इस b को ऐसे भी लिख सकते हो, दो तरीके से। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ x लिखेंगे। x कुछ इस प्रकार का है कि x जो है हमारा किस प्रकार का है, 2n प्रकार का है। अब समझिए इसको क्या है, 2 4 6 8 10 12 जो भी संख्याएं दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा जाए कि वो x हर एक इस सेट में उपस्थित हर एक संख्या को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो ये x का चेहरा 2n टाइप का हो जाएगा। आपको दिखाई भी पड़ा 2 1 कम 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जहाँ n क्या है, बिलोंग करता है कैपिटल N से, यानी नेचुरल नंबर की दुनिया से अगर हम n उठाएं, नेचुरल नंबर दुनिया में पहला अक्षर कौन, पहली डिजिट कौन है, 1 है ना। तो जब हम जैसे ही 1 उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ नहीं रखना है भाई, यहाँ रखना है, n की जगह पर 1 रखना है। तो जैसे यहाँ 1 पटकोगे रखोगे तो 2 1 कम 2, तो अब आपका x का चेहरा क्या बन गया, 2। ठीक है, अगर यही n 2 बन गया तो तुरंत ये 4 बन जाएगा और इसको दिखाएगा ही, फिर ये इधर इंडिकेट करेगा। यहाँ पे 3 रखते ही 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x 6 को इंडिकेट करेगा। तो कहने का मतलब n की वैल्यू अगर हम नेचुरल नंबर से रखते जाएं बारी बारी से, तो ये जो x दिख रहा है ये सबको रिप्रेजेंट करेगा, यानी सारी जो नेचुरल इवन नंबर है सबको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सार्डियन विधि है जिसको हम लोग सार्डियन विधि बोलते हैं, साधारण विधि, रोस्टर मेथड बोलते हैं सीधा सीधा। तो इस तरह से 2 तरीके से हम इसको लिख पाते हैं। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने एक और सेट ले लिया, उसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, बंद कर दिया। फिर कहा इसको और भी किसी तरीके से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसा x लेंगे कि जो इसको रिप्रेजेंट करता हो। तो x कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x जो आपका है लेस देन आर इक्वल टू कितना, 6। x क्या हो जाएगा, 6 से छोटा है। और साथ में जहाँ लिख सकते हो आप, जहाँ जो आपका x है वो बिलोंग करे किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये तरीका लिखने का। या एक और तरीके से लिख सकते हो भाई इसको, x को कई तरीके से आप अपने तरीके से लिख सकते हो, जो कि x यहाँ पे हर एक नंबर को दर्शाए, कोई छूट ना पाए ना कोई ज़्यादा हो पाए, दोनों बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो x को ऐसे लिख सकते हैं, x लेस देन आर इक्वल टू, क्या कर दूँ आगे, 6 तक जा रहा है और कहाँ शुरू हो रहा है भाई,
1 और यहाँ पर लिख देना जो x हैं वो कहाँ के हैं, सब नेचुरल नंबर के हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको कॉमा लगा लगा के। तो ये लिखने का तरीका आपको ज़रूर सीखना चाहिए, और भी कई तरीके से लिख सकते हो इसको। तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ x क्या है, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। बड़ी और अच्छा से लिखो तो सही रहेगा। x एक किससे छोटी, 7 से छोटी। किससे छोटी, 7 से छोटी कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे भी आप लिख सकते हो लेस देन 7, 7 से छोटी क्या है, ये x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर 6 तक। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कोई प्रॉपर्टी लगाइए और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग जो है x एक ऐसा इकलौता x लिखेंगे वेरिएबल जो इन सारे नंबर को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। उसकी कोई यहाँ पे आगे सच दैट करने के बाद कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण लिख देंगे उसको। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेथड और सार्डियन विधि दोनों में क्या अंतर है। तो आप अगर चैप्टर में जाएंगे तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में है कि पहले तो सबसे पहले ये होगा कौन से कलेक्शन सेट है वो आप जान लेंगे। उसके बाद में अगर आपने सेट जान लिया है तो सेट में ये पूछेंगे भाई इसको सारणी विधि से लिखिए, फिर इसको गुण विधि से लिखिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही करनी है और ये तभी हो पाएगा जब आप कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी हो पाएगा। साथ साथ में हम आपको बता दें कि जो हमारा सेट थ्योरी जो पहला चैप्टर है इसका यूज कहाँ कहाँ है। इसका यूज तो अभी आगे जैसे पढ़ोगे फलन, जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, वहाँ यूज होगा। यूज का मतलब समझ रहे ना, इसका प्रयोग कहाँ होगा, अनुप्रयोग कहाँ होगा। तो यूज इसका फंक्शन में होगा। दूसरा आप पढ़ोगे प्रायिकता, प्रायिकता शायद 10th में थोड़ी बहुत है, तो यहाँ पर भी आपको 11th-12th में तो फिर भरपूर यूज है। तो 1, 2 और तीसरा हमारा जो आता है 11th में ही क्रमचय संचय है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है तीनों। तो इन तीनों चैप्टरों में मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा 90% इन्हीं तीनों चैप्टरों में सेट थ्योरी यूज होती है, समुच्चय सिद्धांत जो है यूज होता है। ठीक है, बाकी और जगहों पर भी थोड़ा मोड़ा यूज होता है। तो आप यहाँ पे इन तीनों चैप्टरों में सबसे ज़्यादा पाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए अभी बिल्कुल नए हैं, क्योंकि आपने शायद प्रायिकता को थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी, बाकी फलन और क्रमचय संचय इससे आप बहुत दूर ही हैं अभी। लेकिन आप सिर्फ जानिए बस, बहुत ज़्यादा इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये क्या चीज़ है इसको आज सीख लेंगे, इससे बहुत मतलब नहीं है अभी आपका। आपको केवल इतना जानना है कि जो सेट थ्योरी है ना, समुच्चय सिद्धांत है, इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है, सेट है। सेट क्या है, वस्तुओं के, विभिन्न वस्तुओं के, अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित ऐसा मतलब कि कलेक्शन हो जिसको सभी लोग मान्यता दे दें कि भाई हाँ ये अंग्रेजी का अक्षर है तो अंग्रेजी के अक्षरों का समुच्चय हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, बर्तन का सेट हो गया, फलों का सेट हो गया। इस तरह के जितने भी चीज़ें आपको संग्रह दिखाई पड़ जाएंगे सबके सब क्या है, समुच्चय हैं। बाकी कौन से समुच्चय नहीं होंगे, जैसे मैंने अभी बता दिया कक्षा 11 के सबसे बहादुर बच्चों के नाम बताओ। भाई बहादुर बच्चे अगर ढूंढने चलेंगे तो एक आदमी कुछ 5 लोगों के दूसरे नाम दे देगा, तो दूसरा कोई आदमी से कह देंगे वही काम करके आओ तो दूसरा नाम दे देगा। अगर ऐसे कलेक्शन की बात आएगी तो वो हम कलेक्शन को हम सेट नाम नहीं देंगे, उसको समुच्चय की संज्ञा में नहीं रखेंगे, उसको समुच्चय नहीं मानेंगे। और बहुत तरह के समुच्चय आप अभी देखेंगे, अपनी बुक में भी देखेंगे या फिर कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो आप डिस्कस करिए आपस में कौन से संग्रह जो होते हैं सेट होते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र कौन से हैं, सारे जिनको भी अगर रामायण में कुछ इंटरेस्ट है जानते हैं तो निश्चित रूप से उनको पता है कि 4 पुत्र कौन कौन से हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो इस तरह से प्रधानमंत्रियों का सेट भारत के बना सकते हैं हम लोग, संग्रह कर सकते हैं। बहुत सारे जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उनको ऐसे लिख देंगे, यही ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कहाँ तक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक, यहाँ तक कर सकते हैं। इसको भी राष्ट्रपति का सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, जिसको सभी लोग मान्यता दें हाँ भाई ठीक है, तो वैसे सेट सारे के सारे नेचुरल नंबर सारी दुनिया जानेगी, जो भी मैथ में इंटरेस्ट रखती है कि 1 से लेकर 1, 2, 3 कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, बीच के कुछ नहीं होगा, 1.5 और नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 मैंने बता दिया, n से कैपिटल दिखाते हैं। तो वैसे के सबको सेट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, संग्रह करेंगे, संग्रह करने के बाद यही ब्रैकेट बना के इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस केवल इतना ही है कि आज हम सेट जाने, इसका यूज कहाँ होगा वो जाने, साथ साथ में कौन से सेट होंगे कौन से सेट नहीं होंगे। अगर सेट हैं
तो फिर उस कंडीशन में दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए हमको। एक सेट कौन सा मेथड है, एक गुण विधि से लिखना आना चाहिए, जैसे ये एक्स वाले, और एक जो सीधा सीधा केवल नंबर लिख देते हैं 1 2 3। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 ऐसे डाटा करके छोड़ दोगे। लेकिन जब कहा जाए भैया इसको गुण विधि से लिखिए तो आप क्या करोगे, n फिर ऐसे ब्रैकेट बना लेना, और x, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक क्या है भाई, प्राकृतिक संख्या है, बस काम खत्म। x कुछ ऐसा है कि x कौन है, एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप अभी जाओगे चैप्टर में, हालांकि हम लोग चैप्टर भी सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है अभी तक, तो इस पर हमने केवल कितनी बात की अभी, सेट और निरूपण, 2 ही टॉपिक हमने पढ़े हैं। आगे के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो हम जस्ट अगले वीडियो में करेंगे। तो बस इतना ही काफ़ी है कि आज हम लोग केवल सेट को समझ पाए हैं कि हाँ सेट है क्या, साथ साथ में सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, निरूपण कैसे होता है। तो 2 तरीके के निरूपण है, एक प्रॉपर्टी मेथड है, एक टेबुलर मेथड है, गुण द्वारा, और साथ साथ में ऐसे सीधा सीधा डायरेक्ट एलिमेंट को लिख के कॉमा लगाइए और फिर ये वाला मंझला वाला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट लगाइए। तो इस तरह से हम लोग सेट को लिख पाएंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ सेट है, कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये सब तमाम चीज़ें पढ़ेंगे कि हाँ इनफाइनाइट सेट कौन होता है, फाइनाइट कौन होता है, सिंगलेटन सेट कौन होता है, नल या वाइड सेट कौन होता है, इक्वल सेट कौन होता है, डिफरेंस क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। थैंक यू।